तो अगला अपना जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी अब उसको एक जगह पे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बताएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, कैसे प्रोडक्शन होता है इनका, एक्सेलरेटेड चार्जेस से या ऑसिलेटिंग चार्ज से। ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज हुआ या ऑसिलेटिंग चार्ज हुआ, ये प्रोड्यूस करता है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। सेकंड पॉइंट क्या हमने लिखा कि कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता इनको ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, क्या बोला जाएगा, क्या चीज बोला गया, मटेरियल इंडिपेंडेंट होते हैं, कहीं पर भी ये प्रोपोगेट कर सकते हैं, कोई मीडियम क्या हो सकता नहीं है, मीडियम इंडिपेंडेंट होते हैं ये। तीसरा जो पॉइंट लिखा गया है, अच्छा जो ये चलते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट का इन दोनों से ये रिलेशन बनता है। कैसे बनता है इसको भी थोड़ा सोच लिया जाए। ठीक है, अब देखो इसका जब तुम ना हायर क्लास में जाओगे, मीन्स ग्रेजुएशन वगैरह करने जाओगे, तो वहां पे तुम्हें डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कर्ल का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह लेना। ऐसे डेल, डेल का मतलब ये डाइवर्जेंस होता है, ये होता है डी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डी बाई डेल वाई जे कैप। तो जटिल वाला जो है ना, ये बहुत जटिल डेरिवेशन है, कॉम्प्लेक्स। इसको नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तुमको यहाँ पे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़े हो तुम लोग, कर्ल नहीं पढ़े हो, डाइवर्जेंस नहीं पढ़े हो, ये सारी चीज़ें हायर क्लास में पढ़ाई जाती हैं। तो एक सिंपल सा इसका हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ होता है, सही है क्या। उसके बाद μ0/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁷। तो सर मैं यहाँ से μ0 को क्या लिख सकता हूँ, छोड़ो इतना ही रहने दो, इतना ही रहने देते हैं। इन दोनों का रेशियो जरा ले लेते हैं, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, या एक काम कर लो, रेशियो ना लेकर यहाँ से μ0 की वैल्यू निकाल लो पहले तुम। क्या हो जाएगा, 4 पाई × 10⁻⁷, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लो। एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 1/4 पाई × 9 × 10⁹ हो जाएगा। सिंपल, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, μ0 एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट करा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 पाई × 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई × 10⁻, ये 9 × 10⁹। सर 4 पाई से 4 पाई विल गेट कैंसल्ड आउट, 10⁻⁷ जब नीचे आएगा तो सर क्या बनाने वाला है, ये 9 × 10⁻9 + 7 16 हो जाएगा। और क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, और सर ये हमको पता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, सी स्क्वायर हो जाएगा। तो सर मैं यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकता हूँ, C = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि सर कैसे आया C की वैल्यू, तो हम लोग न्यूमेरिकली हमने इस्टेब्लिश कर दिया रिलेशन को, या तो तुम चाहो तो डायमेंशनली भी रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हो। डायमेंशनल फार्मूला पढ़ाया गया था क्लास 11th में, तो इन दोनों का डायमेंशन चेक कर लो और C का डायमेंशन चेक कर लो, दोनों का डायमेंशन सेम आएगा, तो भी हम बोलते हैं कि क्या है, डायमेंशनली फार्मूला हमारा करेक्ट है। तो ये हमारा सिंपल तरीका है प्रूफ करने का, नोट करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग सबको पता है साइनोसोडियल बिहेवियर शो करता है, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ सेम फेज में चलते हैं, ये बात हमको पता है। इसका मतलब सर कि दोनों, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया जाए चाहे मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए, दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम एक ही जगह पे क्या करता है, कोइंसाइड करता है। दोनों का मैक्सिमम कल ग्राफ देखा भी गया था, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था उसी सेम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम था, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो था। तो इक्वेशन हमने क्या लिखा था, उसी इक्वेशन को लिखते हैं दोबारा से। इक्वेशन हमने लिखा था EY = E0 sin ω t + kx, अगर के एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है तो, ठीक है, E0 sin ω t + kx, और BZ कितना लिखा था, B0 sin ω t + kx, जहां पे k क्या था, प्रोपोगेशन वेक्टर था हमारा,
ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती थी 2π/λ। सही है, ये तो हमारा हुआ इक्वेशन की बात। अब दोनों के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, यहां से मैं लिख सकता हूं C इज इक्व टू E0/B0। ये रिलेशन याद रखना, क्योंकि अगर इस पर न्यूमेरिकल पूछा तो इसका 100% यूज होने वाला है। वो क्या करेगा, एक इक्वेशन बना करके दे देगा तुमको। ये सपोज करो एग्जाम में तुम्हारे पास एक इक्वेशन आएगा E इक्वल्स 210 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ पर वैल्यू दे सकता है, वैल्यूज यहाँ पर भी दे सकता है, ओमेगा की वैल्यू दे सकता है, के की वैल्यू दे सकता है वो। और तुमसे बोलेगा राइट द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, B0 इज इक्वल टू E0/C। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, C की वैल्यू हमको पता है, B0 निकल कर क्या आ जाएगा, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B0, यहाँ से वैल्यू यहाँ पुट कर देना। और ये तो बाकी पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो एक इक्वेशन देगा तुमको, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, वो एक इक्वेशन दे करके दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए तुमसे बोलेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है तो मैक्सिमम तुमको पता होगा, वहां से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम निकालोगे, यहाँ पुट कर लोगे। या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया गया होगा तो उसके मैक्सिमम से तुम मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, C इक्वल्स E0/B0। अब इसको भी देख लेते हैं, ये आता कहाँ से है। अगेन इसमें भी क्या होता है, हायर मैथमेटिक्स का यूज करते हैं हम लोग, कर्ल, डाइवर्जेंस, इन सबों का। लेकिन आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, एकदम आसान तरीके से। हम सबको पता है, मैं एक चार्ज को लेकर के चलता हूँ, एक चार्ज पर मैंने एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, QE, यही लगता है कि नहीं। मैंने एक चार्ज को एक्सटर्नल मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा सर, QE लगता है कि नहीं। तो यहां से मैं E की वैल्यू क्या बोल सकता हूं, F/Q बोला जा सकता है। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। उसके बाद मैंने सेम चार्ज को इन मैग्नेटिक फील्ड रखा, मैंने सेम चार्ज को मैंने कहाँ रखा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। ठीक है ना, सेम चार्ज को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो अब उस पर फोर्स कितना लगता है, QVB साइन थीटा, पढ़े हम लोग, QVB साइन थीटा पढ़े हैं हम लोग। सही है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लो, F/QV। सिंपल वाला बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट जो किया था मैक्सवेल ने वो डाइवर्जेंस, कर्ल वगैरह को लेकर के डेल क्रॉस कर्ल निकालता। कर्ल का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट लेना, कर्ल का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट करना। तो वो तुम लोग अभी समझ नहीं पाओगे, इसलिए उसको नहीं बता रहा हूँ, सिंपल वाला तरीका बताया जा रहा है। E/B का जरा सा रेशियो ले लो तो बाबू, तो F/Q होल डिवाइडेड बाई F/Q इंटू नीचे की तरफ V है कि नहीं है, F/Q कटेगा, ये V उछल करके ऊपर जाएगा तो V आएगा कि नहीं आएगा। और V का ही मतलब हमको पता है क्या है, वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है। तो जब मैं यहाँ मैक्सिमम वैल्यूज को लूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। C इक्वल्स E0/B0, C इक्वल्स क्या आ जाएगा, E0/B0। ये सिंपल तरीका है। अब तुम्हारा एक सवाल हो सकता है कि सर आपने फोर्स की वैल्यू को सेम कैसे मान लिया, आया नहीं तुम्हारे दिमाग में, आना चाहिए था कि सर फोर्स की वैल्यू आपने सेम क्यों मान ली। क्योंकि देखो मैंने ये माना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बराबर ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बराबर है ना, सेम बिहेवियर शो कर रहा है, सेम फेज में। तो मैं सिंपल क्या है, डेरिवेशन करने के लिए मैं मान सकता हूँ कि दोनों पे फोर्स क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है। लगेगा नहीं, मैंने क्या बताया तुमको, ये एग्जैक्ट डेरिवेशन नहीं है, एक सिंपल तरीका है समझने के लिए। एक ये सिंपल तरीका है कि C इज इक्वल टू E/B हम दिखा सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो है वो कर्ल वगैरह लेकर किया जाता है, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सारी चीज़ें जो तुम्हारे डोमेन में नहीं है। और तुमको इन सब का डेरिवेशन भी नहीं पढ़ना है, इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है तुमको। तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हाँ रिलेशन क्या है, E, B और C में रिलेशन क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। इस पर 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, MCQ में ही पूछ लेता है, डायरेक्टली MCQ में पूछता है कि E/B का रेशियो C होता है कि B/E का रेशियो C होता है कि C इंटू B होता है कि C इंटू E होता है। 4 ऑप्शन देगा, कंफ्यूज मत होना, E/B होता है हमेशा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको भी। तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी होती हैं और दोनों साइनोसोडल बिहेवियर शो करता है, दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम एक जगह पे कोइंसाइड करता है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी और फेज डिफरेंस भी सेम होगा। ये बात हम लोग को पता है। तो सर जो टोटल एनर्जी होती है वो बराबर हिस्सों में बढ़ती है, आधा 50% इलेक्ट्रिकल की वजह से एनर्जी आएगा और 50% मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से एनर्जी आएगा। ठीक है, तो वही चीज बोला गया है कि जो कंप्लीट एनर्जी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कंप्लीट एनर्जी ले करके चलता है वो 50-50 बढ़ता है दोनों में। यह है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और यह है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, 50-50 दोनों में क्या होगा, बटेगा। अगर 100 जूल एनर्जी लेकर के कोई EMW चल रहा है तो 50 जूल इसके लिए बटेगा, 50 जूल इसकी वजह से आएगा। ठीक है, दोनों में क्या होगा, 50-50% आता है हमारा। तो इस रिलेशन को भी याद रखेंगे हम लोग। एनर्जी डेंसिटी बराबर होंगी। उसके बाद से क्या पॉइंट लिखवाया गया है, द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ एन EMW। मतलब ये देखो इसका क्या हुआ कि हम सबको पता है कि ये जो लाइट रेज हमारी निकल रही हैं, लाइट वेव्स, ये भी क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और हम लोग को एक बात और पता है क्या, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये दोनों एनर्जीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगी और मैग्नेटिक एनर्जी भी होगी। तो जो भी ऑप्टिकल इफेक्ट होता है जिसकी मदद से हम लोग देख पाते हैं, जिसकी मदद से हम लोग देख पा रहे हैं लाइट एनर्जी, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की वजह से। मैग्नेटिक की वजह से हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ये देखा गया था कि इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट होता है उसकी वजह से ऑप्टिकल इफेक्ट आता है। ठीक है, तुमसे कोई पूछे कि हम लोग लाइट वेव्स को देख पा रहे हैं, मतलब वेव को नहीं देख पा रहे हैं, लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, तो इसमें कौन सा एनर्जी यहाँ पर आया हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। दूसरी चीज़ क्या बोला गया था कि इलेक्ट्रिक ये जो अपना EMW था इसको हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाया था। एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाया गया EMW को और देखा यह गया कि वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। डिफ्लेक्ट नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जब भी चार्ज पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में ले जाता हूं तो उसका मोशन बदलता है। पढ़े हम लोग, देखो एक चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजूंगा तो फोर्स क्या लगेगा, Q ही लगेगा। तो इसकी वजह से भी फोर्स लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन होना पॉसिबिलिटी है। अगर चार्ज होता तो डिफ्लेक्ट करता हो। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स हमने क्या पढ़ा था, QVB sin थीटा। और इसी में हमने पढ़ा था कि एक चार्ज को जब मैं किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेंकता हूं तो वो सीधा जा सकता है, सर्कुलर मोशन कर सकता है और हेलिकल पाथ फॉलो कर सकता है कि नहीं। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया गया था इस चीज़ को, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हम लोग। ठीक है, और फिर क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर 0, 90, 180 के अलावा किसी एंगल फेंकूंगा तो हेलिकल पाथ फॉलो करता है। लेकिन जब मैंने एक EMW को, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास करवाया, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया था, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि EMW के अंदर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है ना, उस वेव के अंदर कोई चार्ज नहीं है। प्रोड्यूस किया चार्ज ने प्रोड्यूस किया है, तो बस वो वेव निकला है, चार्ज वहीं रुका हुआ है, चार्ज नहीं जा रहा है साथ में। ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ देखी गई थी। उसके बाद आता है पॉइंटिंग वेक्टर। जैसे तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी तरह से होता है पॉइंटिंग वेक्टर। ये क्या बोलता है कि क्या लिखवाया गया था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू अ यूनिट एरिया। एक मैं मान लो एक यूनिट एरिया बनाता हूं, कहीं पर एक छोटा सा एरिया लेता हूं और यहां से मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पास करवाया, तो एक यूनिट एरिया से कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। हमारी बात। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/μ0 E क्रॉस बी। E क्रॉस बी, ये फॉर्मूला याद रखना, ये डेफिनेशन पूछता है 2 नंबर में, व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर। अब अगर जो EMW जा रहा था उसकी इंटेंसिटी अगर आई है, इंटेंसिटी पढ़ेंगे आगे हम लोग, एटम न्यूक्लियर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ा जाएगा मॉडर्न में, तो हर एक वेव की अपनी एक इंटेंसिटी होती है। तो अगर इंटेंसिटी कैपिटल आई है तो ये चीज़ देखा गया था कि वो एवरेज होता है किसका, पॉइंटिंग वेक्टर का। जो इंटेंसिटी होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो एवरेज होगा किसका,
पॉइंटिंग वेक्टर का। जब इसको सॉल्व किया गया था तो ई नॉट बी नॉट अपॉन में टू म्यू नॉट आया था। हम सबको पता है सी क्या होता है, ई नॉट बाई बी नॉट होता है। तो मैं बी नॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा ई नॉट बाई सी, तो ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा ऊपर और यहाँ पे गायब हो गया ये, अपॉन में आ जाएगा टू म्यू नॉट सी, इतना आएगा। मैं ऊपर और नीचे एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। मैं किसके टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ, एनर्जी डेंसिटी, वो भी इलेक्ट्रिक वाला। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल इफेक्ट यही शो करता है हमको, तो हमको उसी के क्या करना है, टर्म्स में लिखना है। तो मैंने ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट, नीचे भी। अब देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये पूरे की जो वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू ई, और नीचे ये तीनों बचे रहेंगे। समझ में आती है बात इतनी, ठीक है। और हमने एक चीज और देखा था, सी क्या होता है, 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से सी स्क्वायर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को मैं सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, म्यू यू ई अपॉन में सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में ये फॉर्मूला हमको मिलता है। इंटेंसिटी जो होता है वो होता है सी टाइम्स एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल। एनर्जी डेंसिटी में सी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ ईएमडब्ल्यू निकल करके आता है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा बेसिक वाला पार्ट खत्म हो गया, डेट मीन्स ईएमडब्ल्यू का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 2 नंबर का सवाल, उसी में से पूछता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग टाइप के वेव्स बनते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल रेव, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे के सारे रेज बनते हैं हमारे। तो उसमें तुम्हें याद क्या करना है, फ्रीक्वेंसी याद करना है, वेवलेंथ याद करना है, और 2 एप्लीकेशन सबका याद होना चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एकदम रटा हुआ होना चाहिए उनका, कितना होता है, कल इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है अभी?